हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 फ्रिक्शन के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 जो शुरुआत के 4 चैप्टर्स हैं उनके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे ही कर चुके हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 फ्रिक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज इट व्हाट इज इजियर रोलिंग और स्लाइडिंग। मतलब कौन सी चीज ज्यादा आसानी से हो जाती है, किसी चीज को रोल करना या किसी चीज को स्लाइड करना। तो अगर हम नॉर्मली भी देखें तो किसी भी चीज को रोल करना इज वेरी इजी देन किसी चीज को स्लाइड करना। जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर आप किसी टायर को रोड पे लेके जाओगे तो आप उसे मतलब एक बार पुश करोगे और वो बहुत आगे तक चला जाएगा। जबकि अगर आप कोई वुडन बॉक्स को किसी रोड पे या रफ सरफेस पे लेके जाओगे तो आपको उसे बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और वो चीज भी तभी तक मूव करेगी जब तक आप उस पर फोर्स लगा रहे हो। रोलिंग में क्या होता है, रोलिंग में तो आपने एक बार फोर्स लगाया वो ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता रहा कुछ टाइम तक, मतलब काफी डिस्टेंस उसने अपने आप कवर किया। जबकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में तभी तक वो मूव करेगा जब तक आप उस पर फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, अगर धक्का देते हो वो बात अलग है, अगर आप किसी चीज को बहुत ज्यादा जोर से पुश करते हो तो वो थोड़ा सा आगे जाएगी, लेकिन एज कंपेयर टू रोलिंग वो बहुत कम स्लाइड करेगी। इसीलिए रोलिंग इज इजियर। और इसका मेन रीजन क्या है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो काफी कम होती है एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, जो इंटरलॉकिंग होती है, हमने पढ़ा था ना इंटरलॉकिंग। तो जो इंटरलॉकिंग होती है सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में वो बहुत ज्यादा मतलब वो अच्छे से हो जाती है, वो इंटरलॉकिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाता। लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट और सरफेस को इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि वो अच्छे से इंटरलॉक हो। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा मतलब वो रोल कर रहा है। ठीक है, तो वो एक जगह पे खड़ा हुआ नहीं है। तो जब ऐसा होगा तो इंटरलॉकिंग के लिए सही से टाइम नहीं मिल पाएगा और इंटरलॉकिंग अच्छे से नहीं होगी, जिसलिए रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होगा। सो रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड्स विद सॉइल। तो जो कबड्डी के प्लेयर्स होते हैं या फिर ज्यादातर एथलीट्स होते हैं, बैट्समैन वगैरह भी होते हैं, वो बैट्समैन तो नहीं, बैट्समैन तो ग्लव्स पहनते हैं। बाकी एथलीट्स वगैरह होते हैं, कबड्डी प्लेयर्स होते हैं, वो सब क्या करते हैं अपने हाथों पे मिट्टी लगा लेते हैं या कोई भी चौक टाइप ऐसे कुछ सब्सटेंस लगा लेते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं वो? तो इसका रीजन ये है, सॉइल इज अ रफ सब्सटेंस। सॉइल क्या है, सॉइल एक रफ सब्सटेंस है। रफ सब्सटेंस के मतलब रफ सब्सटेंस से क्या मतलब है मेरा, रफ सब्सटेंस से यहाँ पे मतलब है कि उसकी जो इंटरलॉकिंग है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, कुछ इस तरह, मतलब जो अगर हम अपना नॉर्मल हाथ देंगे, मतलब हमने हाथ के ऊपर कुछ नहीं लगाया, तो अगर उसकी नॉर्मल हैंड की इंटरलॉकिंग इतनी है, तो अगर हम उस पर सैंड लगा देते हैं तो उसकी इंटरलॉकिंग ऐसे बढ़ जाती है। ठीक है, इंटरलॉकिंग बढ़ जाती है। अब इंटरलॉकिंग, अब यहाँ से क्लियर हो गया होगा, इंटरलॉकिंग बढ़ाई है तो इसका मतलब क्या है, हमें फ्रिक्शन इंक्रीज करनी है। ठीक है, तो सॉइल इज अ रफ सब्सटेंस टू इंक्रीज द ग्रिप ऑफ देयर हैंड ऑन अदर प्लेयर्स बॉडी। अपने हाथ की ग्रिप को इंप्रूव करना दूसरे प्लेयर की बॉडी पे, इसीलिए वो फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं। मतलब कि सॉइल को उन्होंने लगाया, सॉइल इज रफ सब्सटेंस, उन्होंने सॉइल को अपने हाथ पे लगा दिया। अब क्या होगा कि जो वो ग्रिप है उनकी, मतलब जब वो पकड़ेंगे दूसरे को तो जो ग्रिप होगी, जिस ग्रिप से वो पकड़ेंगे वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी एज कंपेयर टू नॉर्मल हैंड्स, बिकॉज उस वाले हाथ का जिसमें सॉइल है उस हाथ का फ्रिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, दे इंक्रीज फ्रिक्शन बाय अप्लाइंग सॉइल। और इससे क्या हुआ कि जो उनकी ग्रिप है वो बहुत ज्यादा हाई हो गई है। इतनी आसानी से छूट नहीं पाएंगे दूसरे प्लेयर उनके हाथ से, क्योंकि उनके हाथ की जो ग्रिप है वो बहुत ज्यादा हो गई है। इसीलिए वो सॉइल को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द फ्रिक्शन गेट अफेक्टेड सॉरी हाउ डज द फ्रिक्शन गेट्स अफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ सरफेस। तो फ्रिक्शन नेचर पे, किसी भी सरफेस के नेचर पे कैसे डिपेंड करती है। तो सरफेस सबसे पहले तो दो तरीके के होते हैं, स्मूथ एंड रफ। स्मूथ जिसमें इंटरलॉकिंग बहुत कम होती है, ठीक है, नेग्लिजिबल होती है लेकिन बहुत कम। लेकिन रफ सरफेस क्या होता है, जिसमें इंटरलॉकिंग बहुत ज्यादा होती है। तो ये दो तरीके के नेचर होते हैं। अब स्मूथ, इफ अ सरफेस इज स्मूथ, अगर सरफेस स्मूथ है देन द इंटरलॉकिंग विल बी लेस, जो इंटरलॉकिंग होगी वो कम होगी और फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम एक रफ सरफेस लेते हैं तो जो इंटरलॉकिंग है वो बहुत ज्यादा होंगी और फ्रिक्शन भी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। तो काफी सिंपल सा आंसर दो पॉइंट में डिवाइडेड है ये, कि इफ अ सरफेस इज स्मूथ इंटरलॉकिंग विल बी लेस, फ्रिक्शन विल रिड्यूस। इफ अ सरफेस इज रफ इंटरलॉकिंग विल बी मोर एंड फ्रिक्शन विल इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लीड्स टू स्किडिंग ऑफ व्हीकल्स ऑन स्नो कवर्ड रोड्स। अब इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब भी गाड़ियां या कोई भी व्हीकल बर्फ से ढकी हुई सड़कों पे चलती है
तो वो स्किड हो जाती है। स्किड का मतलब आपको पता है ना, एकदम से फिसल जाती है बेसिकली। तो वो क्यों फिसलती है? इसका रीजन ये क्या है कि स्नो कवर्ड रोड्स पे जो फ्रिक्शन होता है रोड और टायर के बीच में वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है, इट डिक्रीजेस। क्यों? स्नो क्या है? स्नो एक स्मूथ रोड क्या होती है? रोड तो भैया बहुत ज्यादा रफ सरफेस है। ठीक है, रफ सरफेस है, इसीलिए टायर और उसके बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब रोलिंग फ्रिक्शन होता है लेकिन ज्यादा होता है। जबकि अगर अब इसके ऊपर स्नो की एक लेयर आ गई, स्नो की लेयर आ गई, अब स्नो की लेयर ने क्या किया? स्नो की लेयर ने इसको स्मूथ बना दिया, ये जो सरफेस है इसको स्मूथ बना दिया। स्नो ने क्या किया? जो इंटरलॉकिंग थी, ये जो बीच में छोटे छोटे से गैप्स थे, इनको भर दिया। और जब वो इस गैप्स को भर देगी तो जो टायर है वो अच्छे से इंटरलॉक नहीं हो पाएंगे। अब जब वो अच्छे से इंटरलॉक नहीं हो पाएंगे तो फ्रिक्शन कम हो जाएगी, और जब फ्रिक्शन कम हो जाएगी तो वो ऑफ कोर्स अच्छे से मूव नहीं कर पाएंगे। तो क्या लिखेंगे ऑन स्नो कवर्ड रोड्स? द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज वेरी लेस। और टायर और फ्रिक्शन क्यों कम है? ये रीजन आप ऐड कर सकते हैं इसमें, बिकॉज द स्नो कवर्स द इंटरलॉकिंग बिटवीन कवर्स द इंटरलॉकिंग ऑफ द रोड। जो रोड पे जो इंटरलॉकिंग्स है या फिर जो अप्स एंड डाउन्स, ये हम इन्हें कह सकते हैं, इनको कवर कर देती है। ठीक है, इनको ढक देती है स्नो, जिससे जो सरफेस है वो स्मूथ हो जाता है। ड्यू टू दिस डिक्रीज इन फ्रिक्शन व्हीकल्स स्किड ऑन स्नोई रोड्स। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, द हैंडल ऑफ क्रिकेट बैट इज यूजुअली रफ, व्हाई? तो जो क्रिकेट बैट का हैंडल होता है, सबसे पहले तो उस वुड के ऊपर रबड़ चढ़ी होती है। ठीक है, उसके बाद उस रबड़ में भी अलग अलग ऐसे डिजाइन से होते हैं, ऐसे ग्रूव्स होते हैं। ठीक है, ग्रूव कह सकते हैं, ट्रेड्स कह सकते हैं, ऐसे होते हैं। तो ये सब हम क्यों करते हैं? दीज आर ऑल डन टू इंक्रीज द ग्रिप। जो बैट्समैन जो बैट को पकड़ रहा है उसके हाथ से बैट ना छूट जाए, वो ग्रिप इंक्रीज करने के लिए। क्योंकि देखो क्या होता है, बॉल बहुत तेजी से आती है, बैट्समैन जो होता है वो भी बहुत जोर से हिट करता है बॉल को, तो अब वो इतना प्रेशर लगा रहा है अपने हाथ से कि अगर गलती से उसके हाथ से बैट छूट गया तो कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है। ठीक है, तो बैट छूटे ना, वो जो ग्रिप है वो अच्छे से बनी रहे, मतलब जो उनके हाथ के और जो हाथ के और जो बैट की ग्रिप, मतलब क्या कह सकते हैं, बैट का जो हैंडल है, हैंडल कह सकते हैं उसे। ठीक है, बैट के हैंडल में और जो उसका क्रिकेटर का जो बैट्समैन का जो हाथ है उनके बीच में जो फ्रिक्शन है वो उसे इंक्रीज करने के लिए या फिर ग्रिप इंक्रीज करने के लिए जो हैंडल है उसे रफ बनाया जाता है। कैसे लिख सकते हैं हम इसे? द हैंडल ऑफ क्रिकेट बैट इज मेड रफ। और रफ कैसे बनाया जाता है? बाय यूजिंग अ ग्रूव्ड रबड़। उसको हम कहेंगे ग्रूव्ड रबड़। ठीक है, जिसके ऊपर डिजाइन से वो बने हुए हैं, ग्रूविंग कहते हैं। ठीक है, सो एज टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्रिकेटर एंड द बैट, दैट इज द ग्रिप वुड बी मोर। मतलब वही फ्रिक्शन इंक्रीज हुआ हाथों के और बैट के, क्रिकेटर के हाथ के और बैट के बीच में फ्रिक्शन इंक्रीज हुआ, और इस फ्रिक्शन इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ? जो ग्रिप है वो ज्यादा हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर एट रेस्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। चलो डेफिनेशन से पहले ना मैं आपको समझा देता हूँ लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, मतलब रेस्ट पे है। आपने इस पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये नहीं मूव करी। 3 न्यूटन का लगाया, ये फिर भी मूव नहीं करी। 3 पॉइंट, अब देखना यहाँ पे ध्यान देना, 3.9 न्यूटन का लगाया फिर भी ये मूव नहीं करा, लेकिन जब हमने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये मूव करने लगा। मतलब कि अब चलो ऊपर वालों को हटा देते हैं। 3.9 जब हमने लगाया था इसमें, 3.9 न्यूटन पे ये मूव नहीं करा, लेकिन 4 न्यूटन पे ये मूव करने लगा। तो अब ये जो 3.9 न्यूटन की जो ये फोर्स है, दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? वो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो दो किसी ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग रही है जब वो रेस्ट पे है। देखो फ्रिक्शनल क्या है? फ्रिक्शन एक फोर्स है और उसकी यूनिट 9 न्यूटन होती है। तो 3.9 न्यूटन पे जब ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इसके इक्वल है ना? क्योंकि देखो 4 न्यूटन पे मूव कर रहा है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो 4 न्यूटन से कम है, लेकिन 3.9 पे मूव नहीं कर रहा, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? 3.9 न्यूटन है या फिर उससे ज्यादा है। सो इस केस में, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, इस वाले केस में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो है 3.9 न्यूटन, बिकॉज इस फोर्स से जस्ट अगर हम थोड़ी सी भी फोर्स बढ़ाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। सो वो फोर्स जहां पे ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, वो मैक्सिमम फोर्स जो हम अप्लाई कर सकते हैं जहां पे ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब देखो जितना फोर्स हम यहाँ से लगा रहे हैं उतना ही फोर्स फ्रिक्शन यहाँ से लगाती है ना? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो गया?
वो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, अब एक पॉइंट है ना कि वो मैक्सिमम है, क्योंकि अगर हम मैक्सिमम से एक्सीड कर जाते हैं तभी तो वो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है। तो जब हमने मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से एक्सीड करा तब वो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर रहा है। उससे पहले जब वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पे था तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स उस पर लग रही थी, जैसे इस जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था उसमें 3.9 न्यूटन, so that is limiting friction. The maximum frictional force that comes into play when two objects are at rest is called limiting friction. If the force applied on an object exceeds limiting friction, अगर वो limiting friction से थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाती है तो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, the object will start moving. Next, why is it easier to hold a earthen pot than a smooth glass tumbler? अर्दन पॉट जो मिट्टी का घड़ा होता है उसे एक हाथ से भी इजीली पकड़ा जा सकता है, जबकि जो ग्लास टम्बलर होता है उसे दोनों हाथों से बहुत ही टाइटली पकड़ना पड़ता है, नहीं तो वो हाथों से फिसल जाएगा। इसका रीजन क्या है? अर्दन पॉट बना है सॉइल से, बेसिकली मतलब मिट्टी से बना है। मिट्टी क्या होती है? मिट्टी इज अ रफ सब्सटेंस, सॉइल या फिर अर्दन पॉट हैज अ रफ सरफेस एज कंपेयर टू स्मूथ ग्लास टम्बलर। ग्लास क्या है? ग्लास इज अ वेरी स्मूथ सरफेस। तो रफ सरफेस की वजह से क्या हुआ? फ्रिक्शन बिटवीन द हैंड एंड द अर्दन पॉट इंक्रीजेस एंड हेंस ग्रिप इंक्रीजेस। क्या हुआ? वो जो अर्दन पॉट है उसका सरफेस बहुत ही ज्यादा रफ है, ठीक है, इट हैज अ लॉट ऑफ इंटरलॉकिंग। फिर जब हमारा हाथ उसे पकड़ेगा तो उस इंटरलॉकिंग में फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और फ्रिक्शन के इंक्रीज होने की वजह से जो ग्रिप है वो इंक्रीज हो जाएगी, सो हम उसे इजीली पकड़ पाएंगे। लेकिन ग्लास में क्या है? ग्लास एक स्मूथ सरफेस है, ठीक है, उसमें बहुत मिनिमम इंटरलॉकिंग्स होती है, तो जब हम उसे पकड़ेंगे तो जो फ्रिक्शन है वो बहुत कम होगी। फ्रिक्शन बहुत कम होगी तो ग्रिप बहुत कम बनेगी, और वो चीज मतलब वो जो ग्लास टम्बलर है वो ऐसा होगा कि हमारे ऐसे बस ये अभी फिसल गया, ठीक है, बहुत मतलब बहुत स्लिपरी सरफेस होता है वो। सो अर्दन पॉट को पकड़ना इजी होता है एज कंपेयर टू स्मूथ ग्लास टम्बलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम इनटू प्ले व्हेन रेन ड्रॉप्स रोल डाउन अ ग्लास विंडो पेन? तो जब एक बारिश की बूंद किसी ऐसे ग्लास पेन से ऐसे टपकती है, आपने देखी होंगी गाड़ियों में जब बारिश होती है तो ऐसे रेन ड्रॉप्स ऐसे जाके एक पॉइंट पे खत्म हो जाते हैं, ठीक है, ऊपर से शुरू होती है फिर ऐसे एक पॉइंट पे आके वो खत्म हो जाती है, तो क्या इसमें फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है? ऑफ कोर्स कर रहा है, फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है तभी तो। A small amount of friction will be acting upon the drop because it gets rubbed with the glass surface. मतलब देखो, आपने देखा होगा जैसे जैसे वो बूंद चलती है अपने पीछे वो एक मतलब अपनी एक निशानी सी छोड़ के चलती है, कि जैसे ये ड्रॉप है, जैसे जैसे ये नीचे जाएगी अपने पीछे पीछे एक लेयर सी बनाती जाएगी वो वाटर की, वो गीली करती जाएगी, मतलब वो अपने पाथ को गीला करती जाएगी। तो वो गीला क्यों हो रहा है? क्योंकि जो रेन ड्रॉप का निचला हिस्सा है वो वहीं पे ही रुक गया है। वो वहां पे क्यों रुक गया है? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन है। उस फ्रिक्शन की वजह से वो जो ड्रॉप का नीचे वाला हिस्सा है, जो एकदम सबसे नीचे वाली लेयर है, वो वहीं रुक गई, और ऊपर वाली जो लेयर है वो आगे बढ़ गई। इसीलिए तो जब नीचे जो ड्रॉप जाती है वो अपने पीछे का हिस्सा गीला करते जाती है। यही रीजन होता है कि जो नीचे वाले जो उसकी लेयर है वो वहीं पे अटक गई ड्यू टू फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन जो है वो यहाँ पे एक्ट कर रहा है। Yes, a small amount of friction will be acting upon the drop because it gets rubbed with the glass surface. आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट, हाउ कैन वी इंक्रीज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज करते हैं? कोई भी 3 मेथड बता देना। सरफेस को रफ बना के, अगर हम सरफेस को रफ कर देते हैं तो क्या होता है? रफ सरफेस, फ्रिक्शन इंक्रीजेस। बाय ग्रूविंग एंड ट्रीडिंग, ग्रूविंग एंड ट्रीडिंग से क्या होता है? जो टायर्स में और जूतों के सोल्स में लगाई जाती है, मतलब किया जाता है, ग्रूव किया जाता है और ट्रेड किया जाता है, फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है उससे। एंड बाय प्रेसिंग द ऑब्जेक्ट एंड सरफेस क्लोजली, मतलब कि ऑब्जेक्ट और सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट को दबा देना। जैसे कि मान लो एक हल्का सा बॉक्स रखा है, इसको मूव करना बहुत ईजी है, इसके ऊपर मैं एक 10 किलो का हैवी ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, ठीक है, मान लो मतलब 10 किलो क्या, मतलब थोड़ा हैवी सा ऑब्जेक्ट रख देता हूँ। अब जितना मैं हैवी ऑब्जेक्ट रखूंगा उतना ये प्रेशर नीचे की तरफ अप्लाई करेगा, ठीक है, प्रेशर नीचे की तरफ अप्लाई करेगा, मतलब ये थोड़ा जमीन की तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट, मतलब जमीन से और ज्यादा चिपक जाएगा। ये वाला जो बॉक्स है, मेन जो हमारा बॉक्स है, वो जमीन से और ज्यादा चिपक जाएगा। अब जब वो और ज्यादा चिपक गया, इंटरलॉकिंग बढ़ गई और इसे मूव करना फिर डिफिकल्ट होगा। सो ये 3 मेथड आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ प्रॉपर्ली इन्फ्लेटेड टायर सेव फ्यूल? प्रॉपर्ली इन्फ्लेटेड टायर का मतलब हो गया प्योर एक सर्कल, ठीक है, ओनली रोलिंग फ्रिक्शन विल एक्ट ऑन अ टायर। भाई प्रॉपर्ली इन्फ्लेटेड टायर्स मतलब प्योर ऐसे सर्कल की शेप में, ठीक है, जबकि जैसे मान लो ये, अगर मैं ऐसे बनाऊंगा इसे तो ये पूरा एक सर्कल बनेगा, लेकिन अगर ये प्रॉपर्ली इन्फ्लेटेड नहीं है तो कुछ यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैटनेस रह जाएगी, ठीक है, वैसे तो सर्कल होगा लेकिन यहाँ पे फ्लैटनेस रह जाएगी थोड़ी। फिर इस पर्टिकुलर एरिया में जो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा और ज्यादा फ्यूल लगेगा उस गाड़ी को आगे मूव करने के लिए।
जबकि इसमें क्या है, इसमें प्योर रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है, इसमें कुछ भी और ऐड नहीं हो रहा। तो रोलिंग फ्रिक्शन तो इजीली ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन अगर वो प्रॉपर्ली इन्फ्लेटेड नहीं है तो फिर कुछ एरिया में, ये जो नीचे वाला जो एरिया लगेगा यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी यूज होगी, मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगी, हमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करना और उसको ओवरकम करने के लिए ज्यादा फ्यूल की जरूरत होगी, बिकॉज स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। इसीलिए ज्यादा फ्यूल का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब वो ज्यादा फ्यूल का इस्तेमाल रोकने के लिए या ज्यादा फ्यूल को वेस्ट होने से रोकने के लिए प्रॉपरली टायर्स का इन्फ्लेट होना या फिर टायर्स का पूरी तरीके से भरे होना जरूरी है। इन्फ्लेटेड का मतलब तो पता होगा ना, टायर्स प्रॉपरली इन्फ्लेटेड मतलब टायर्स जो है ना अच्छे से उनमें प्रॉपर हवा भरी हो। लास्ट व्हाट इज ल्यूब्रिकेंट। ल्यूब्रिकेंट क्या होता है? A lubricant is a substance used to reduce friction between two surfaces which are in contact with each other. Simple definition, एक ऐसा सब्सटेंस जो दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, उसे ल्यूब्रिकेंट कहते हैं। हम घरों में ल्यूब्रिकेंट ऑयल यूज करते हैं जब किसी मशीन के पार्ट में जंग लग जाता है, या ज्यादातर फैक्ट्रीज वगैरह में आपने देखा होगा अगर, तो मशीन के पार्ट्स में जब जंग लग जाता है तो उसमें ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल डाला जाता है, ठीक है। या फिर अगर कभी दरवाजों की जो वो साइड में नॉब होती है, अगर वो कभी अटक जाती है तो उसमें तेल वगैरह डाल दिया जाता है। सो दीज आर ऑल ल्यूब्रिकेंट्स जो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं। और फ्रिक्शन रिड्यूस होने की वजह से क्या होता है, मतलब फ्रिक्शन रिड्यूस होने की वजह से वो इजीली ऊपर नीचे या जहां भी उनकी मूवमेंट है वो मूवमेंट इजीली हो जाती है। फ्रिक्शन डिक्रीज होने से जो मूवमेंट आती है वो इजीली हो जाती है। इसी के साथ चैप्टर नंबर 5 फ्रिक्शन के एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने खत्म कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस।